नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में, जो कि चैप्टर 5 है। इसके अपन फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में। तो अपन देखते हैं बच्चों कि पृष्ठ रसायन को पढ़ने से पहले अपन पृष्ठ देखते हैं कि क्या होती है पृष्ठ। यानी किसी भी पदार्थ की बाहरी जो सतह होती है, सबसे ऊपरी सतह, उसको हम पृष्ठीय सतह यानी सरफेस कहते हैं। यानी और विभिन्न प्रकार के जितने ठोस और द्रव जो होते हैं, उनकी पृष्ठीय सतह पर होने वाली घटनाएं जो होती हैं, वो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब ये पृष्ठीय सतह जो होती है सूक्ष्म विभाजित होती है। हम बात करते हैं पृष्ठीय रसायन की, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ठोस या किसी द्रव के पृष्ठीय सतह पर होने वाली विभिन्न घटनाओं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा पृष्ठीय रसायन कहलाती है, या उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि दैनिक जीवन में जो खानों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने मुंह पर मास्क लगा के रखते हैं। उस मास्क में एक्टिव चारकोल भरा रहता है, जो उन जहरीली जो गैसें हैं उनको अवशोषित करके उनको अधिशोषित कर लेती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक सैटवेट क्रीम होती है, जो भी क्या है, एक पृष्ठीय रसायन से संबंधित होती है, वो भी एक कॉलॉइड होता है। ब्लड की बात करें, वो भी एक कॉलॉइड होता है। पेंट जो हम घरों में करते हैं, वो भी एक कॉलॉइड होता है। इसी प्रकार से जो कलर डाई होती है, उसको रंगहीन करने में भी एक्टिव चारकोल नामक एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि एक पृष्ठीय रसायन से संबंधित एक घटना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम चारों ओर से किसी न किसी रूप में सरफेस केमिस्ट्री से घिरे रहते हैं। पृष्ठीय रसायन का अध्ययन हम मुख्य रूप से 3 भागों में इस टॉपिक को विभाजित करते हुए करेंगे। पहले अपन इसमें पढ़ेंगे अधिशोषण की घटनाएं क्या होती हैं, दूसरे टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरण क्या होते हैं, और तीसरे टॉपिक में बच्चों अपन पढ़ेंगे कॉलॉइड अवस्था। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन। यहाँ बात आ रही है एडजॉर्प्शन की। इसको समझने से पहले अपन कुछ बात करते हैं दैनिक जीवन की, कि जब अपन कार में जा रहे होते हैं और बारिश हो रही होती है, तो अपन देखते हैं कि अपना जो अंदर का कांच है उस पर धुंध यानी ओस जमा हो जाती है। वो ओस क्या है? वो ओस जो होती है, वो उस कांच पर इकट्ठी होने वाली पानी की बूंदें होती हैं, जो उस कांच की बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाती हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि जब अपन एक कोई बोतल लेते हैं, मान लीजिए पानी की बोतल है, इसको अपन फ्रिज में से निकाल के रख देते हैं, तो इसके बाहर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ये पानी की बूंद जो है इसकी बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाती हैं, जो भी एक अधिशोषण की घटना को निरूपित करती है। इसी प्रकार से अगर हम एक शाही लें, शाही के विलयन में अगर हम किसी एक चौक को डुबोएं और डुबो करके अगर मैं इस चौक को तोड़ के देखें, तो हम देखेंगे कि शाही जो है इसके केवल बाहरी सतह पर है, इसकी अंदरी सतह पर अवशोषित नहीं हुई है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं, ये सब इस अधिशोषण पर आधारित होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी गैस के कण, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं, वो जब किसी ठोस की पृष्ठीय सतह पर, ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, वहां उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एक चित्र बनाया गया है, इसमें ठोस है, इस ठोस की पृष्ठीय सतह पर केवल इस गैस के कण जो है यहाँ पर एकत्रित हुए, इसके अंदर तक नहीं जाते, इसलिए इसे हम अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये अवशोषण से एक भिन्न घटना है। अवशोषण यानी उसको अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वो एक एब्जॉर्प्शन होता है और ये एक एडजॉर्प्शन है। इसको बच्चों ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में बहुत फर्क होता है। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ में कोई कण जो होते हैं, अन्य पदार्थ के जो कण होते हैं, वो उसके अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं और उसमें समान रूप से फैल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, तो इस घटना को हम अवशोषण कह देते हैं। इसे हम अवशोषण कहते हैं। और ये जो घटना होती है जो केवल पृष्ठीय सतह पर होती है कि किसी भी कण की, उसे हम अधिशोषण कह देते हैं। अब हम अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपन बात करते हैं अधिशोषण की। जब किसी सूक्ष्म विभाजित ठोस अथवा द्रव की पृष्ठीय सतह पर गैस के कण, जो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और बच्चों आयनिक स्पीशीज भी हो सकती है, वो जब किसी भी द्रव या ठोस की पृष्ठीय सतह पर एकत्रित होते हैं, तो उसे हम
अधिशोषण कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखो चित्र में, ये जो पृष्ठ सतह है अधिशोषक की, उस पर जो कण एकत्रित हो रहे हैं उसको हम अधिशोषण कहते हैं। यहाँ दो टर्म अपन काम में लेते हैं, एक तो होता है अधिशोष्य और दूसरा होता है अधिशोषक। अधिशोष्य जो होता है उसको अपन एडसोर्बेट कहते हैं। एडसोर्बेट मतलब वे गैस के कण जो किसी पृष्ठीय सतह पर आकर के एकत्रित होते हैं, चिपकते हैं, वो अधिशोष्य कहलाते हैं। और दूसरा जो टर्म है वो अपना है एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट का मतलब अधिशोषक, यानी जिसकी पृष्ठीय सतह पर ये घटना घटित होती है, उस ठोस पदार्थ को जिसकी पृष्ठीय सतह पर अधिशोषण की घटना घटित होती है उसे हम अधिशोषक कहते हैं। बात हम करते हैं अवशोषण की, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में बच्चों पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं, उसके अंदर तक चले जाते हैं, उसे हम अवशोषण कहते हैं। जैसे हम देखें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो है उसके अंदर कि कोई भी गैस के कण जो है या जल वाष्प के कण जो होते हैं वो पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं, वो घटना अवशोषण कहलाती है। इसी बीच अपन एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, शोषण। शोषण क्या होता है? यानी जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों ही घटना एक साथ चलती हैं तो उसे हम शोषण कह देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एक उदाहरण की, कि डाई जो होती है, डाई जो होती है उसको जब अपन किसी फाइबर को रंगते हैं किसी डाई के द्वारा, तो डाई पहले उस फाइबर की सतह पर अधिशोषित होती है तीव्र गति से, और बाद में धीरे 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 उसका उसमें अवशोषण होता रहता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी सक्रिय चारकोल की सतह पर पहले तो अधिशोषित होती है और बाद में अवशोषित हो जाती है, तो इस पूर्ण घटना को हम शोषण कह देते हैं। एक शब्द अपन और काम में लेते हैं बच्चों, वो है विशोषण। विशोषण जो है वो अधिशोषण की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया होती है, यानी इसमें किसी भी ठोस की पृष्ठीय सतह से जो कण होते हैं वो वहां से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उस घटना को अपन विशोषण कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे कि जब अपन ने एक ग्लास में ठंडा पानी लिया तो उसके बाहर जो है पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई, इसका मतलब अधिशोषण हुआ। जब अपन ने उस ग्लास में एक गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डालते ही उसके जो कण हैं वहां से दूर होने लगते हैं, हटने लगते हैं, वो जो घटना होती है वो विशोषण कहलाती है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर अपन देखते हैं। अधिशोषण यह एक पृष्ठीय घटना है, जैसा कि अपन अभी पढ़ चुके हैं बच्चों कि ये एक सतह पर होने वाली घटना है। यह पदार्थ की एक स्थूल घटना है। स्थूल का मतलब ये इसमें पूरी जो ये स्थूल पूरा जो बफ है, इस पूरे में ही कण जो होते हैं अंदर तक समाहित हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यह एक स्थूल घटना है। दूसरे अपन बात करते हैं अधिशोषण में, अधिशोष्य यानी एब्जॉर्बेट जो होता है, जो अधिशोषित होता है, केवल पृष्ठीय सतह पर ही एकत्रित हो जाते हैं, जबकि इसमें पदार्थ के कण जो होते हैं वो दूसरे पदार्थ के पूर्ण रूप से समान रूप से उसमें समाहित हो जाते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं, यह प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया जो है पहले तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे क्योंकि उसकी सतह पर कण का एकत्रीकरण होता रहता है, एकत्रित होते रहते हैं, तो उसकी जो एकत्रित होने की, वहां पर अधिशोषित होने की दर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया जो है वो समान रूप से चलती है, अवशोषण में समान रूप से वो अवशोषित होते रहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और वह उसमें ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्माक्षेपी की बात अपन आगे करेंगे जब अपन ऊष्माक्षेपी के इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके उदाहरण को अगर अपन देखें अधिशोषण को, कि इसमें सूती रेशों पर रंजक का अधिशोषण एक अधिशोषण की घटना है। इसी प्रकार से सिलिका जेल पर जल वाष्प का अधिशोषण होना भी एक अधिशोषण की घटना है। इसी प्रकार से अपन अवशोषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं बच्चों कि जल द्वारा CO2 गैस का अवशोषण, यानी वो CO2 गैस जो है वो पानी में पूर्ण रूप से फैल जाती है, वितरित रहती है। इसी प्रकार से निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो भी जल वाष्प को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। जल वाष्प जो होती है वो कैल्शियम क्लोराइड में पूर्ण रूप से फैल जाती है। अब अपन बात करेंगे कि अधिशोषण जो होते हैं इसको भौतिक यानी ऋणात्मक और धनात्मक अधिशोषण में भी बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं ऋणात्मक और धनात्मक अधिशोषण। बात अपन करते हैं धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण की। इसको भी देखते हैं बच्चों अपन देखते हैं कि क्या होता है धनात्मक और क्या होता है
ऋणात्मक अधिशोषण। अपन बात करते हैं कि जब अधिशोषण की घटना होती है तो अधिशोषण की घटना में जितने अधिशोष्य पदार्थ होते हैं उसकी अगर अधिकतम मात्रा अधिशोषित हो जाती है तो उसे तो हम कहते हैं धनात्मक अधिशोषण, और जब जितनी मात्रा में से उसका कुछ भाग ही केवल अधिशोषित होता है, थोड़ा सा भाग ही अधिशोषित होता है, तो उसे हम कह देते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। यानी अधिशोष्य की पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम इसे ऋणात्मक और धनात्मक भागों में विभाजित कर देते हैं। तो अपन देखते हैं इसको कि जब अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोष्य यानी एब्जॉर्बेंट जो होता है कि अधिकतम मात्रा अगर अधिशोषक की पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित होती है तो उसे हम धनात्मक अधिशोषण कह देते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, शर्करा के रंगीन विलयन को रंगहीन करने के लिए जांतव चारकोल का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम जांतव, इसमें शर्करा का रंगीन विलयन, कलरफुल विलयन जो होता है, सॉल्यूशन होता है, जो अपन इसमें डालते हैं और यहाँ पर जांतव चारकोल लगा देते हैं, इसमें से जब इस विलयन को गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो इस जांतव चारकोल जो एक अधिशोषक है, यहाँ पर एक एब्जॉर्बेंट है, ये क्या करता है, इसमें उपस्थित रंगीन जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको अधिशोषित कर लेता है और जो विलयन हमें प्राप्त होता है वो रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी अधिकतम मात्रा को अधिशोषित कर लेता है, इसलिए यह एक धनात्मक अधिशोषण का बच्चों उदाहरण है। इसी प्रकार से वायु को शुष्क करने के लिए भी सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल जो होता है वायु में उपस्थित नमी की अधिकतम मात्रा को अधिशोषित कर लेता है। ऋणात्मक अधिशोषण यानी जब अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा में से केवल कुछ भाग ही अधिशोषक की पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित होता है तो उसे हम ऋणात्मक अधिशोषण कह देते हैं। इसका उदाहरण अपन देखते हैं कि धातुओं की सतह पर किसी भी गैस यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि का अधिशोषण जो होता है वो एक ऋणात्मक अधिशोषण की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा ही इस पृष्ठीय धातु की पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित होती है। जैसे कि अपन देखते हैं प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का जो अधिशोषण हो रहा है, यहाँ एक ऋणात्मक अधिशोषण का उदाहरण है। इसकी कुछ मात्रा ही इसकी सतह पर अधिशोषित होती है, जिसे हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। तो इसे हम ऋणात्मक अधिशोषण की श्रेणी में रखते हैं। अपन बात करते हैं अधिशोषण की ऊष्मा गति की संभाव्यता की, यहां अपन पढ़ेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अपन बात करते हैं इसके ऊष्मा गति की अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊष्मा गति की अपना किस प्रकार से रोल अदा करती है। तो अपन देखते हैं कि जब गैस के कण जो होते हैं वो जब दूर दूर होते हैं और जब उनका अधिशोषण होता है किसी ठोस की पृष्ठीय सतह पर तो वो आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पर दो थर्मोडायनेमिक वैल्यू को काम में लेते हैं। उसमें एक जो वैल्यू है वो होती है एंथैल्पी और दूसरी जो होती है वो होती है बच्चों एंट्रोपी। यानी एंथैल्पी और एंट्रोपी की अपन बात करते हैं तो इसमें जो एंथैल्पी और एंट्रोपी की टर्म अपन देखते हैं, यानी जब यहाँ पर गैस के कण हैं दूर दूर हैं, ये हाई एनर्जेटिक होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब ये इस पर अधिशोषित हो जाते हैं तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि ये ऊष्मा को निकाल देते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसका मतलब इसमें डेल्टा एच का मान जो होता है नेगेटिव हो जाता है, एंथैल्पी का मान ऋणात्मक हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं एंट्रोपी, क्योंकि यहाँ पर इनकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। जब ये यहाँ पर इसकी पृष्ठीय सतह पर एकत्रित हो जाते हैं तो इनकी रैंडमनेस कम हो जाती है, यानी डेल्टा एस का मान भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी दोनों वैल्यू जो होती है इसकी, इस प्रकार डेल्टा एस का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। तो अधिशोषण के प्रक्रम की संभाव्यता यानी ये स्वतः प्रवर्तित है अथवा नहीं, इसको देखने के लिए अपन बात करते हैं डेल्टा जी के मान को, यानी जो इसकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो होता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। इसके द्वारा अपन डेल्टा जी का मान देखते हैं कि जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, यानी जब इसका मान डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा उस समय प्रक्रम जो होगा वो स्वतः प्रवर्तित होगा। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये गैस के कण आए हैं, अधिशोषित हुए हैं, इसमें डेल्टा एच का मान क्या है, नेगेटिव है। इसी प्रकार से डेल्टा एस का मान भी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ये जो होता है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये मान इसका नेगेटिव रहता है। तो कब अपन कहेंगे कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, यानी जब
डेल्टा एच का नेगेटिव मान का मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका परिणाम जो होता है, इसका मान किससे अधिक हो, टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से अधिक हो, उस समय डेल्टा जी नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा, और उस समय ही अधिशोषण की प्रक्रिया जो है वो स्वतः प्रवर्तित होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर इसका मान डेल्टा एच का ऋणात्मक मान जो होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर टी डेल्टा एस से कम है, उस स्थिति में डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा, जब क्या होगा, ये साम्य अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम अधिशोषण की जो घटना है उसको थर्मोडायनेमिक टर्म में देख करके बता सकते हैं कि ये स्वतः प्रवर्तित है अथवा नहीं है। धन्यवाद बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपन इसका जो अगला पार्ट है वो पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे।